हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के राइटर का नाम है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। रिचर्ड इब्राइट को सीरियल स्कॉलर अवार्ड और स्क्रीचरिंग प्लाउ अवार्ड मिला था बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। उन्हें बचपन से ही बटरफ्लाइज के बारे में पढ़ने का शौक था। उन्हें बटरफ्लाइज में काफ़ी इंटरेस्ट था। जब वो 22 साल के थे तो उन्हें स्कॉट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था और इसके अलावा उन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, हाउ सेल वर्क। रिचर्ड इब्राइट और उनके स्कूलमेट्स ने मिलकर इस थ्योरी को एक आर्टिकल में पब्लिश किया था जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जो जर्नल था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इस जर्नल ने आज से पहले कभी भी किसी कॉलेज स्टूडेंट्स की थ्योरी पब्लिश नहीं की थी और इन्होंने फर्स्ट टाइम रिचर्ड इब्राइट की जो थ्योरी है उसको पब्लिश की थी। तो इससे रिचर्ड इब्राइट जो है वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। तो रिचर्ड इब्राइट के इस बड़े से अचीवमेंट को आपके बुक में कंपेयर किया गया है स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स में बेसबॉल से। तो इट्स लाइक कि एक 15 साल का कोई आए और वो सीधे बैट उठा के होम रन बना दे, तो ये बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। तो ये उनकी पहली अचीवमेंट थी। तो इन सारे अचीवमेंट का इंस्पिरेशन उन्हें बटरफ्लाइज से यानी कि तितलियों से मिली थी। रिचर्ड इब्राइट का जन्म पेंसिल्वेनिया में हुआ था, जो कि रीडिंग के नॉर्थ में है। इब्राइट हमें बताते हैं कि वहाँ उनके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था और वो ना ही फुटबॉल या बेसबॉल खेल सकते थे क्योंकि वो अकेले रहते थे और ये सब खेल खेलने के लिए टीम की ज़रूरत होती है। तो वो एक ही चीज़ कर सकते थे और वो ये था कि वो चीज़ों को कलेक्ट किया करते थे। जब वो किंडरगार्टन में थे तब से उन्होंने बटरफ्लाइज का कलेक्शन शुरू कर दिया था और वो बटरफ्लाइज के हर एक एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते थे। इसके अलावा वो रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स कलेक्ट किया करते थे। वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी कि वो कभी कभी रात में तारों को देखते रहते थे। रिचर्ड इब्राइट की जो माँ थी वो उनको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया करती थी। वो उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल और अदर इक्विपमेंट्स ला दिया करती थी। उसके बाद रिचर्ड की माँ हमसे कहती हैं कि रिचर्ड के लाइफ में रिचर्ड की माँ उनकी एकमात्र कंपेनियन थी जब तक कि वो स्कूल नहीं जाने लगे। उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगे तो रिचर्ड की माँ उनके दोस्तों को घर लाया करती थी। रात में रिचर्ड और उनकी माँ साथ बैठकर काम करते थे। रिची यहाँ पर रिचर्ड को कहा गया है। तो वो कहती हैं कि रिची उनका पूरा जीवन था और वो बताती हैं कि रिचर्ड जब 3rd ग्रेड में थे तब उनके फादर जो है वो मर गए थे। रिचर्ड इब्राइट के फादर के जाने के बाद रिचर्ड इब्राइट और उनकी माँ अकेले थे। खैर, हर शाम को रिचर्ड इब्राइट और उनकी माँ साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठकर समय बिताया करते थे। उनकी माँ कहती है कि जब रिचर्ड इब्राइट के पास कोई काम नहीं होता था तो वो उनके लिए काम खोजती थी। वो कोई फिजिकल वर्क तो नहीं होता था पर चीज़ों को सीखने का काम। और वो कहती हैं कि रिचर्ड को ये काम करना बहुत पसंद था, उन्हें चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता था। वो कहती हैं कि उसे पसंद भी आता था और उन्हें चीज़ों को सीखना अच्छा लगता था। इसके अलावा रिचर्ड इब्राइट अपने स्कूल में टॉपर भी थे। उनकी माँ कहती है कि हर रोज की चीजों में वो दूसरे बच्चों की तरह ही थे। जब इब्राइट 2nd ग्रेड में थे तब तक उन्होंने 25 स्पीसीज बटरफ्लाइज के कलेक्ट कर लिए थे अपने होम टाउन के आसपास से। वो सारे 25 स्पीसीज बटरफ्लाइज के नाम आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इंटरेस्ट है तो पढ़ लेना। फिर इब्राइट हमें बताते हैं कि उनका बटरफ्लाई कलेक्शन का जो जर्नी है वो खत्म ही हो जाता, परंतु वो ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि उनकी मदर ने उनके लिए एक चिल्ड्रन बुक ला दिया जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये बुक बताता है कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका में ट्रैवल करती हैं और इस बुक के कारण इस यंग कलेक्टर के सामने पूरे साइंस का वर्ल्ड खुल गया। तो फ्रेंड्स, मोनार्क जो है वो एक बटरफ्लाई का स्पीसीज का नाम है। उस बुक के एंड में ये भी लिखा हुआ था कि जो भी रीडर्स इस बुक को पढ़ रहे हैं वो आकर हमारी हेल्प कर सकते हैं ये बताने में कि बटरफ्लाई की माइग्रेशन कैसे होती है। उन सभी को बटरफ्लाइज को टैग करने के लिए लिखा गया था और ऐसा किसने लिखा था? डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कुहर्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो
कनाडा से थे। टोरंटो एक जगह का नाम है। तो ये सब देखकर इब्राइट की मदर ने डॉक्टर उर्कुहर्ट को लेटर लिखा कि इब्राइट भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है और वो भी बटरफ्लाइज को टैग करना चाहता है। और उस बुक में ये भी लिखा गया था कि जिसको भी टैग बटरफ्लाइज मिले वो सीधे डॉक्टर उर्कुहर्ट के पास उसे पहुंचा दे। तो फ्रेंड्स, बटरफ्लाई कलेक्शन का एक सीजन होता है। तो रीडिंग में जहाँ पर इब्राइट रहते थे वहाँ पर बटरफ्लाई कलेक्शन का जो सीजन था वो लेट समर में 6 हफ्तों तक चलता था। अगर आप एक एक बटरफ्लाइज का पीछा करके उन्हें पकड़ते हैं तो आप बहुत सारी बटरफ्लाइज नहीं पकड़ पाते हैं। तो इब्राइट क्या करते थे कि वो एक फीमेल मोनार्क को पकड़ लेते थे और जब वो अंडा देती थी तो वो उसे अपने बेसमेंट में उसके लाइफ साइकिल के हिसाब से विकसित किया करते थे, यानी फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, फिर कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई। फिर वो उन बटरफ्लाइज को उनके विंग्स पर टैग करके उन्हें छोड़ दिया करते थे। बहुत सालों तक उनका बेसमेंट थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज का घर बन गया था। तो ज़्यादा दिन तक इब्राइट को टैगिंग का काम ये अच्छा नहीं लगा और उनका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होने लगा, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ही थकाऊ था और उन्हें ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिलता था। और उन्होंने जितने सारे बटरफ्लाइज को टैग किया था उसमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाइज को रिकैप्चर किया गया था और वो भी उनके घर से 75 माइल्स की दूरी पर। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया और उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा ये जानने में कि बटरफ्लाइज माइग्रेट करती भी हैं या नहीं। इब्राइट जब 7th ग्रेड में थे तब उन्हें पता चला कि रियल साइंस क्या होता है, जब वो एक साइंस फेयर में गए और वहाँ पर वो हार गए। वो उनके लिए काफ़ी ही बुरी फीलिंग थी जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर आए हुए सभी लोग कुछ न कुछ जीते थे परंतु इब्राइट को कुछ नहीं मिला था। तब उन्होंने रियलाइज किया कि जो विनर्स थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स करा था, जबकि इब्राइट ने एक फ्रॉग टिश्यू के ऊपर कुछ स्लाइड्स बनाई थी। इब्राइट ने सोचा कि नेक्स्ट फेयर में वो भी रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर वो सोचते हैं कि वो किस सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर वो खुद से कहते हैं कि मैं इंसेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा क्योंकि मैं इतने सालों से यही तो करता आ रहा हूँ। फिर वो डॉक्टर उर्कुहर्ट को लेटर लिखते हैं आइडियाज़ के लिए। उसके बाद उन्हें रिप्लाई में बहुत सारे सजेशंस आते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। उसके बाद इब्राइट काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो अपने हाई स्कूल लाइफ में काफ़ी ही बिजी रहते हैं और वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं जिसमें उन्हें बहुत सारे प्राइजेस भी मिलता है। और यही नहीं, उनका प्रोजेक्ट जो है वो इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी दिखाया जाता है। जब इब्राइट 8th ग्रेड में थे तब उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि जो मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं वो कुछ ही सालों में क्यों मर जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो एक वायरल डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं। तब इब्राइट जो है वो सोचते हैं कि शायद ये डिजीज़ बीटल्स की वजह से होती होगी। उन्होंने कैटरपिलर्स को बीटल्स के साथ ही रेज किया, यानी कि विकसित किया, लेकिन इससे उनको कोई रियल रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर वो अपने एक्सपेरिमेंट को आगे लेकर जाते हैं और वो अपने एक्सपेरिमेंट में काफ़ी एफर्ट देते हैं और बहुत बार अपने एक्सपेरिमेंट को करते हैं, लेकिन वो इस बार सफल हो जाते हैं और वो ये प्रूफ कर देते हैं कि कैटरपिलर्स का जो वायरल डिजीज़ है वो बीटल्स की वजह से नहीं है। नेक्स्ट ईयर के साइंस फेयर में इब्राइट जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे कि वायसराय बटरफ्लाइज जो होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज बर्ड्स को टेस्टी नहीं लगती, जबकि वायसराय बटरफ्लाइज जो होती हैं वो बर्ड्स को बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती हैं। इसलिए वायसराय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह दिखने की कोशिश करती हैं ताकि वो खुद को बर्ड्स से बचा सके। तो ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और ये पाया कि शायद वायसराय बटरफ्लाइज जो है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। लेकिन इब्राइट ने क्या प्रूफ किया था? इब्राइट ने अपने प्रोजेक्ट में ये प्रूफ किया था कि कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती हैं और वो बर्ड्स दूसरे बर्ड्स से अलग होती हैं, और जो बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती हैं उनका नाम है स्टारलिंग। तो स्टारलिंग बर्ड जो होती है वो दूसरे बर्ड्स से अलग होती हैं, यानी कि वो मोनार्क बटरफ्लाइज को भी खा लेती हैं, यानी कि उन्हें जितनी मोनार्क बटरफ्लाइज मिलेंगी वो उन्हें खा जाएंगी। तो इब्राइट के इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी डिवीजन में 1st प्राइज मिला और काउंटी साइंस फेयर में उन्हें 3rd प्राइज मिला।
अब रिचर्ड इब्राइट हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में आ गए थे और उन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च किए जिसकी वजह से उन्होंने इंसेक्ट हार्मोन को डिस्कवर कर लिया और इनडायरेक्टली ये उन्हें एक न्यू थ्योरी की ओर ले गया जो कि था लाइफ ऑफ सेल्स। तो उसके बाद इब्राइट इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर उन्हें पता लग जाता है कि ये सारे जो स्पॉट्स हैं वो ऐसे ही नहीं है, ये सारे स्पॉट्स से एक बहुत ही नेसेसरी हार्मोन रिलीज होता है जो कि बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा इब्राइट ने अकेले नहीं किया था बल्कि एक एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट के साथ मिलकर किया था। तो उनके इस प्रोजेक्ट को काउंटी फेयर में फर्स्ट प्राइज़ मिलता है और इसके अलावा उन्हें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री भी मिल जाती है। वहां पर उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए जूलॉजी डिपार्टमेंट में थर्ड प्लेस मिलता है और इसके अलावा उन्हें चांस मिलता है एक लैबोरेटरी में वर्क करने के लिए समर टाइम में, और उस लैबोरेटरी का नाम था इंटोमोलॉजी लैबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो वो अपने समर वैकेशंस में इस लैबोरेटरी में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इसके अलावा वो मोनार्क प्यूपा के ऊपर अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी कंटिन्यू करते हैं और इस साल उन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस मिल जाता है और इसके अलावा उन्हें फिर से चांस मिलता है इस आर्मी लैबोरेटरी में काम करने के लिए। अब वो अपने सीनियर ईयर में कुछ अलग करना चाहते थे, यानी कि इससे एक कदम और आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई के विंग्स से एक सेल निकाला और कहा कि ये सेल जो है ये डिवाइड करके एक नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग में डेवलप हो जाएगा जब हम इसके ऊपर जो गोल्डन स्पॉट से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को इसके ऊपर डालेंगे तो तभी ऐसा हो पाएगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर में जूलॉजी डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्लेस मिलता है। उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद अपना समर वैकेशन आर्मी लैबोरेटरी में बिताया और इसके अलावा उन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लैबोरेटरी में भी अपना समय बिताया। अब इब्राइट का एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाता है और फिर समर टाइम में इब्राइट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाले लैबोरेटरी में जाकर वर्क करते हैं और वो किस पर काम करते हैं? वो काम करते हैं हार्मोन फ्रॉम द गोल्डन स्पॉट्स, यानी वो गोल्डन स्पॉट्स से जो हार्मोन्स निकलते थे उसके ऊपर वो काम करते हैं। लैबोरेटरी में जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स थे उन सभी की मदद से वो उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। डेढ़ साल उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद इब्राइट को एक नया आइडिया मिला, एक न्यू थ्योरी मिली सेल लाइफ के बारे में, और ये तब हुआ जब वो एक्सरेज के फोटोज को देख रहे थे जो कि थे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स के फोटोज थे। उन सभी फोटोज को देख रहे थे और जब वो उन फोटोज़ को देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है तो वो ना ही यूरेका चिल्लाते हैं या फिर आई डिड इट, आई गॉट इट, ये सब नहीं चिल्लाते हैं, बल्कि उनको विश्वास था कि उन्होंने बायोलॉजी के एक बहुत ही मुश्किल पजल को सॉल्व कर दिया है। उन्होंने ये फाइंड किया था कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर वो सब्सटेंस होता है जो सेल के हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, यानी कि उन्हें बेसिकली ये पता चला कि डीएनए जो होता है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। इब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग ने रात भर जागकर वो दोनों ड्राइंग्स बनाते रहे और प्लास्टिक मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करते रहे उस मॉलिक्यूल का। फिर उन दोनों ने मिलकर एक पेपर पर उस थ्योरी के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखा। रिचर्ड इब्राइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनर्स में हाईएस्ट डिग्री ली और वो सेकेंड रैंक पर आए। पूरे 1510 स्टूडेंट्स में से वो सेकेंड रैंक पर आए, वो भी वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी में। अब इब्राइट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे अपने थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। अगर उनकी ये थ्योरी करेक्ट प्रूव हो गई तो इससे लाइफ के प्रोसेस को समझने में बहुत आसानी होगी। अगर वो इस थ्योरी को प्रूफ कर पाते, अगर वो इस थ्योरी का आंसर उनको मिल जाता, तब वो कैंसर और बाकी जो हार्मफुल डिजीज होती है उन सभी से बचने का तरीका वो निकाल पाते। और ये सब जो पॉसिबल है ये सभी इब्राइट के
साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से हुआ। रिचर्ड इब्राइट को साइंस में इंटरेस्ट तब से था जब से वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया करते थे, पर इतना भी नहीं था कि वो बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दिया करते थे। रिचर्ड इब्राइट एक चैम्पियन डिबेटर थे, वो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर थे, अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंडर आउटडोर पर्सन। वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर थे, पर्टिकुलरली वो नेचर और साइंटिफिक एग्जीबिशंस की फ़ोटो लिया करते थे। रिचर्ड इब्राइट अपना ज़्यादातर एनर्जी डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में यूज़ किया करते थे। रिचर्ड इब्राइट के एक सोशल साइंस टीचर थे जिनका नाम था रिचर्ड ए वियरर। रिचर्ड इब्राइट कहते हैं कि वो मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन थे क्योंकि वो मेरा दिमाग नए आइडियाज़ की तरफ खोला करते थे। रिचर्ड इब्राइट अपने सोशल साइंस टीचर के साथ मिलकर 3-4 घंटों तक एक्सपेरिमेंट किया करते थे, रिसर्च किया करते थे अपने इंटरेस्ट के ऊपर, यानी बटरफ्लाइज और बाकी सारे उनके जो इंटरेस्ट थे उसके ऊपर मिलकर वो अपने टीचर के साथ रिसर्च किया करते थे। फिर इब्राइट के टीचर कहते हैं कि रिचर्ड जो था वो कॉम्पिटिटिव था, बट नॉट इन अ बैड सेंस। और वो कहते हैं कि रिचर्ड को कंपटीशन जीतने से या प्राइज जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो अपने काम को लोगों को दिखाना चाहता था, यानी जो वो काम करता था वो उसमें बेस्ट बनना चाहता था, और इसलिए वो कॉम्पिटिटिव था, लेकिन नॉट इन अ बैड सेंस। क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव थे, वो अपने काम को अच्छे से दिखाना चाहते थे और वो अपने काम में बेस्ट होना चाहते थे, तो ये एक राइट रीज़न है। ही वांट्स टू बी द बेस्ट। और वो कहते हैं कि यही एक इंग्रेडिएंट होता है जो किसी को साइंटिस्ट बनाता है। तो लास्ट लाइन में रिचर्ड इब्राइट कहते हैं कि वो जो बुक जो उनकी मदर उनके लिए लेकर आई थी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, इस बुक ने उनके सामने पूरे साइंस की दुनिया को खोलकर रख दिया। और रिचर्ड इब्राइट अभी तक अपने इस साइंटिफिक दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड में अपना इंटरेस्ट कभी नहीं खोया। तो दोस्तों ये था हमारा पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो कोई नहीं, एक बार और वीडियो को देख लेना। ये चैप्टर बहुत ही झोलमाल है, तो एक बार और देखोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।